वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। तो आइए हम आज देखते हैं जीएस से संबंधित कुछ टॉपिक को, ठीक है, जो आपके नॉलेज के पर्पज़ से और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए बिना समय नष्ट के शुरू करते हैं। जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम विश्व इतिहास के पुनर्जागरण टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब पुनर्जागरण, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में बोला जाता है रीनेसेंस। जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रीनेसेंस, ठीक है। इसका मतलब अर्थ क्या होता है, फिर से जागना। फिर से जागना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो आइए इसे समझने का थोड़ा और प्रयास करते हैं, क्योंकि हम इसके शाब्दिक अर्थ से भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। फिर से जागना, ठीक है ना, किस चीज़ से जागना, इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा ना हमें। तो आइए थोड़ा देखते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ फिर से जागना, अभी हमने आपको बताया है। 15वीं शताब्दी में एक नया आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, जिसमें लोग स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चली आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने लगे और लोग प्रश्न प्रस्तुत कर वैज्ञानिक पद्धति से सच जानने की कोशिश करने लगे। लोग अपने ही शासकों के प्रति प्रश्न उठाने लगे। परिवर्तन के इस युग को पुनर्जागरण कहा गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो हमारे पुराने सिद्धांत और विचार थे ना, उस पर हम अपने नए तरीके से सोचने लगे उस पर, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो पुराने सिद्धांत है उसमें कुछ कुरीतियाँ मतलब उसमें कुछ बुराइयां भरी हुई थी। उस चीज़ को हमें बाहर कर देना था, एलिमिनेट कर देना था, उसमें अच्छाइयों को डालना। यही चीज़ सोचना, इस सब स्वतंत्र रूप से सोचना, ये आपका क्या कहलाता है, पुनर्जागरण। अब मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे पुनर्जागरण क्या होता है। तो आइए समय बिना नष्ट किए इससे कुछ रिलेटेड टॉपिक जानते हैं। ये आपके समझने के पर्पज़ के लिए था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पुनर्जागरण का मैं आशा करता हूँ आप भली भांति पुनर्जागरण से परिचित हो चुके होंगे। तो अब देखते हैं इसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने ये चीज़ को लिखा हुआ है। इसका जो शुरू करने वाला कौन था, इसी को कहते हैं अग्रदूत, ठीक है ना। अग्रदूत मतलब इसको आगे बढ़ाने वाला कौन था, यहाँ का दांते, ठीक है ना, जो कहाँ थे, इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, जो इटली के एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने अपने काव्य ग्रंथ से एक रचना की जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। वो किस भाषा पे आधारित था, टस्कन भाषा। टस्कन भाषा क्या होता है, टस्कन भाषा जो इटली की बोलचाल की भाषा होती है उसे टस्कन भाषा बोला जाता है, ठीक है ना। टस्कन भाषा में इन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक एक ग्रंथ लिखा, ठीक है। एक किस पर आधारित था, यह स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा के वर्णन किया गया था इसी में, ठीक है। इस चीज़ फैक्ट को आप अच्छे से जान गए होंगे। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने एक फोटो लगाया हुआ है, यही जानते हैं, क्लियर। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ अलग टॉपिक। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेंगे। क्या हुआ, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, इटली के फ्लोरेंस नगर से। इसका अग्रदूत किसे माना था, दांते को, ठीक है ना। दांते कौन था, दांते एक इटली का प्रसिद्ध कवि था। इसका जन्म कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इसकी रचना क्या थी, डिवाइन कॉमेडी। कैसी रचना थी ये, स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा के वर्णन पर आधारित रचना थी, ठीक है ना। इसको किस भाषा में लिखा गया था, टस्कन भाषा में लिखा गया। ध्यान देना, इसे लैटिन भाषा के स्थान पर टस्कन भाषा में लिखा गया था, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। टस्कन भाषा क्या होता है, इटली के बोलचाल की भाषा, ठीक है, ताकि यहाँ आम नागरिक इसको आसानी से समझ पाएँ, क्लियर। इसी चीज़ को इसको टस्कन भाषा में इसलिए इसको लिखा गया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कुछ रिलेटेड इसे कुछ कॉन्सेप्ट आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब एक पेट्रार्क आएगा, ठीक है ना, पेट्रॉक। तो इसे क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण की भावना का दूसरा अग्रदूत। ये भी क्या था, ये भी इटली का निवासी ही था। इसे मानववाद का संस्थापक भी माना जाता है, क्लियर। ये दूसरा व्यक्ति है वहाँ का, इटली का। तो आगे इसका क्या आएगा, बोकासियो। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक कहानीकार था, ठीक है ना। इटालियन गद्य का जनक भी उसे बोला जाता है। जो इटालियन गद्य है ना, इसका जनक भी इसे बोला जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी, डेकामेरॉन। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी डेकामेरॉन, ठीक है। तो इसके बाद आता है मैकियावेली। ये भी क्या था, इटली के फ्लोरेंस का निवासी था, क्लियर, जहाँ से आपका पुनर्जागरण शुरू हुआ था। इसे क्या कहा जाता है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक, ठीक है ना। इसे आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक, इसे हम प्रथम आधुनिक राजनीतिक दर्शन का चिंतक भी बोलते हैं, ठीक है ना। विश्व का प्रथम आधुनिक राजनीतिक दर्शन का चिंतक भी इसे बोला जाता है। इसका जो प्रसिद्ध पुस्तक था द प्रिंस में क्या कहा गया था, जो राज्य का एक नवीन चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया था। मतलब राज्य कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब नई अवधारणा के रूप में इसके चित्रण किया गया था किसी राज्य के, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुनर्जागरण के 3 प्रमुख कलाकार, ठीक है ना। प्रमुख कलाकार पहला था लियोनार्डो दा विंची। ये बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। कहने का मतलब यहाँ अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह चित्रकार भी था, ठीक है ना, मूर्तिकार भी था, इंजीनियर भी था, वैज्ञानिक भी था, दार्शनिक था, कवि और गायक भी था।
आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ इतनी उपलब्धियाँ जुड़ी हुई हैं, इसने इसीलिए इसे क्या कहा गया, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। यहाँ पर इसने क्या किया था, ये द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक एक अमर चित्रों का रचयिता बोला जाता है। द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक जो चित्र है ना, इसी का रचनाकार था। क्लियर। तो माइकल एंजेलो दूसरा नंबर का आता है, माइकल एंजेलो। ये क्या था, एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। ये क्या था, अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट व द फॉल ऑफ मैन इसकी कृतियाँ हैं, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, द लास्ट जजमेंट व द फॉल ऑफ मैन इसकी कृतियाँ हैं। सिस्तान के गिरजाघर के चित्रकारों छत की जो चित्रकारी थी ना, इसी ने किया था, जो माइकल एंजेलो है, जैसा कि यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिस्तान के गिरजाघर की जो छत में चित्रकारी थी ना, इसी ने किया हुआ है, माइकल एंजेलो ने। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे आप। तो आइए देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए राफेल, तीसरा नंबर का कौन है, राफेल। ठीक है, राफेल क्या कौन था, ये भी इटली का एक चित्रकार ही था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी जेसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र। इसने जेसस क्राइस्ट की माता जो मेडोना थी उनका चित्र बनाया था। ठीक है ना, इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति यही थी राफेल की। ठीक है ना, ये भी एक रचनाकार ही था। ठीक है ना, एक कलाकार ही था। तो यहाँ पर देखते हैं पुनर्जागरण का, इसमें रिलेटेड कुछ प्रश्न आप देखते हैं। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, जियाटो को, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है, इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और टॉमस मूर क्या था, टॉमस मूर की प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी, यूटोपिया थी, जिसमें आदर्श समाज का चित्रण किया गया था। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ रिलेटेड है पुनर्जागरण से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसे आपको अपने दिमाग में रखना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके नॉलेज के पर्पज से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ठीक है ना, मार्टिन लूथर, इसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी बोला जाता है। ठीक है ना, जो हमारे धर्म सुधार आंदोलन हुए ना, बेसिकली जो पोप में भ्रष्टाचार और तमाम कुरीतियाँ उपस्थित थी, उसी को इसने दूर किया था। क्लियर। तो इसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी बोला जाता है। जर्मन भाषा में क्या किया था, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया था ये जो मार्टिन लूथर किंग है। क्लियर। तो इंग्लैंड को रोजर, यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लिखे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कोपरनिकस का आप नाम सुने होंगे, ये पोलैंड निवासी था, जिसने इस चीज़ का विरोधाभास किया था कि जो पृथ्वी का सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है ना, इसने इस चीज़ का विरोधाभास किया था कि जो पृथ्वी जो हमारी है ये सौरमंडल का केंद्र है, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है ना, फिर एक आगे चल के एक साइंटिस्ट आया गैलीलियो। ठीक है ना, उसने भी इस चीज़ को कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। तो क्या किया इसने भी कहा जो पृथ्वी है ना सौरमंडल का केंद्र नहीं है। तो इसके बाद में एक आया जर्मनी का प्रसिद्ध वैज्ञानिक था जो केपलर, इसने इसमें कुछ बताया, इसमें कक्षीय वेग का नियम भी दिया। जो 3 नियम होते हैं आपके, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ आपका जो आर्बिटरी मोशन होता था, ये आपके इसमें बताया गया था केपलर के प्रथम नियम में, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, तथा सूर्य उस वृत्तीय कक्षाओं में नहीं, ये बेसिकली आपका था इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, इसे हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, तथा सूर्य दीर्घवृत्त में आप जानते हैं कि 2 फोकस होता है। ठीक है ना, अगर आप मैथमेटिक्स में इससे अच्छे से जानते होंगे, दीर्घवृत्त इसमें 2 फोकस होते हैं। दीर्घवृत्त के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। क्लियर। और दूसरा इसका नियम था, दूसरा नियम में इसमें बताया गया था सूर्य को तथा ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसे अतः जो आपका ग्रहों का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। और तीसरा क्या कहा गया था, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, ठीक है ना, उसमें दीर्घवृत्त के अर्धदीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। हमने इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया, इसे आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कुछ आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसी समय पुनर्जागरण के समय ही आपका न्यूटन आया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। ठीक है ना, इसमें इसने बताया कि जो 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है ना,
वह उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि आप ये चीज़ पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो आप आगे देखेंगे जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता था। ये जॉन विक्लिफ जो है ना, इसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रश्न बनता है आपसे, अमेरिका का नाम किसके नाम पर अमेरिका पड़ा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिगो वेस्पूसी, जो बेसिकली इटली का ही निवासी था। अमेरिगो वेस्पूसी, इसी के नाम पर जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका नाम अमेरिका पड़ा है। क्लियर? ये कहाँ का निवासी था? अमेरिगो वेस्पूसी। अमेरिगो वेस्पूसी जो निवासी था इटली का था, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति स्पेन निवासी मैगलन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का प्रथम चक्कर लगाने वाला था, प्रथम व्यक्ति, वह स्पेन निवासी मैगलन था, ठीक है ना। इसी ने प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने ही किया था। प्रशांत महासागर का जो नामकरण किया था वो मैगलन ने ही किया था, ठीक है। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे आप। तो आगे के हम टॉपिक पे थोड़ा चर्चा करेंगे। बेसिकली जो आपका पुनर्जागरण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये हो चुके हैं। इससे कुछ अलग से कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसको हम लेकर जरूर आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।